नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस यूजीसी नेट अनिल बेंद्रेत्ता सर की क्लास। आशा करता हूं कि आप इस क्लास का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने कल पिछले सालों के क्वेश्चंस को शुरू किया था और इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस करे। कल हमने 2-3 क्वेश्चंस करे और कुछ क्वेश्चंस से हमने कुछ थ्योरी की चीज़ें सीखी। आशा करता हूं कि आपने उसको उतारा भी होगा, उसके नोट्स साथ साथ लेते रहे होंगे आप, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और ये भी आशा करता हूं कि कुछ नया सीखा भी होगा आपने। तो दोस्तों, आज उसको कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उस कड़ी में नई नई चीज़ें और जोड़ते हैं, सीखते हैं। तो कॉपी और पेन रेडी हैं? ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जिस बच्चे ने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है वो इससे पिछली क्लास को जरूर देख लें। पार्ट 2 उसी से कंटिन्यूएशन में है। वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं, पर उसको छोड़ेंगे नहीं, फ़ायदा है ना। कुछ क्वेश्चंस उसमें हो रखे हैं, काफ़ी सारे नई चीज़ें सीखी हैं, यहाँ भी आप नई चीज़ें सीखेंगे। ग्रैंड थ्योरी शब्द यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा होगा। ग्रैंड थ्योरी जो शब्द है, ये शब्द आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद पहली बार सुना हो, क्योंकि नॉर्मली ये शब्द हम थ्योरी शब्द सुनते हैं। ग्रैंड थ्योरी शब्द बड़ा कम चर्चा में आता है। इस थ्योरी शब्द को या इस शब्द को प्रपाउंड किया था सी राइट मिल ने। इसने प्रतिपादित किया था। सी राइट मिल्स ने इस शब्द को प्रतिपादित किया, प्रपाउंड किया। और ग्रैंड थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो थ्योरी होती है जो बेस्ड होती है डेटा पर, फॉर्मूलेस पर, है ना। और एक ऐसी थ्योरी होती है जो कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, कंसेप्चुअल होती है। जैसे एक थ्योरी है कि कोई चीज ऐसे हो रही है तो इसे ये व्यक्ति करेगा। कोई भी चीज हम कर रहे हैं या कोई भी चीज का सिस्टम बन रहा है, जैसे एक छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम को ले लें हम, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। गणित में पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चा पढ़ता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये एक थ्योरी है, एक प्रमेय है, एक रूल है। अब फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ये सब थ्योरी पे आता है। लेकिन सी राइट मिल्स ने कहा कि एक थ्योरी जो उस थ्योरी के कंसेप्ट पे जाए, उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे जाए, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अलावा उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखे कि वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रही है, तब उस थ्योरी को हम कहते हैं ग्रैंड थ्योरी। तो ग्रैंड थ्योरी सी राइट मिल्स ने दी थी। और सोशियोलॉजी में ये इसका कंसेप्ट था, सोशियोलॉजी में ये बड़ा फेमस हुई है। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थ्योरी है, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, कि अमूर्तन का उच्चतम स्तर है। मैं थोड़ा सा इसकी नोट्स आपको लिखाऊंगा, आप लिख लो। थ्योरी बेस्ड ऑन conceptual and abstract framework सी राइट मिल्स ने इसको दी, है ना, प्रोपाउंड किया। और इसका लेना देना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या जो एप्लीकेशन है उसके अलावा एक कंसेप्ट से है,
उसके अमूर्तन से है, अमूर्तन का उच्चतम रूप है ये अमूर्त रूप है इसका, अमूर्त सिद्धांत या सिद्धांत का अमूर्त रूप कहेंगे हम, सिद्धांत का अमूर्त रूप है ना, इसको कहते हैं ग्रैंड थ्योरी। सोशियोलॉजी में बड़ा, सोशियोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं, उन्होंने खूब पढ़ी है और सोशियोलॉजी में इसका बड़ा कॉमन कंसेप्ट रहा है। पर अब रिसर्च के स्टूडेंट ने हम लोग यूजीसी नेट में, आपके सीएसआईआर नेट में और प्री पीएचडी में, सेट में, तो ये सारे एग्जाम्स में हम जब रिसर्च पढ़ते हैं तो रिसर्च में ये ग्रैंड थ्योरी का जो कंसेप्ट है, जरूर नहीं सिर्फ सोशियोलॉजी वाले बच्चे ही जाने, हम सबको जानना होता है। तो चलिए क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत यानी ग्रैंड सिद्धांत को किस स्तर पर कार्य करता है। मैंने बताई दिया आपको, इसको प्रपोन किसने किया था, सी राइट मिल्स ने किया था। और लोअर लेवल नहीं है, ये सिंपलिस्टिक लेवल नहीं है, कैटेगोरिकल लेवल नहीं है, ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। इसी की बात अभी हम कर रहे थे। तो दोस्तों ये था आपका अगला क्वेश्चन ग्रैंड थ्योरी पर। आज आशा करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको लिखने के लिए समय दे देता हूं, आशा करता हूं आप साथ साथ उतारते जा रहे हैं, साथ साथ मेरे जो मैं एक्स्ट्रा लिखाता जा रहा हूं उसे लिखते भी जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं। और ये तो आपके यूट्यूब पे तो जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते हैं उसको तो लाभ उठाइए और तुरंत नोट कीजिए। क्लास में इसका बैच भी चल रहा है, आप में से जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में हमारी टीम ये सुनिश्चित करती है कि आप पेपर 1 में 80% क्रॉस करें। मैं इस बात के लिए पूरा लगा रहता हूँ कि मेरा बच्चा पेपर 1 में 80% से ऊपर ले आए, ताकि आपका तो नाम होता ही होता है, हमारा भी नाम होता है, हमारी भी छाती चौड़ी होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस। तो मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है थोड़ा सा पहले वो बताऊंगा और फिर रिसर्च क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा कुछ नोट्स आप साथ साथ लिख लेना। अब देखिए क्वेश्चंस करने के बहाने में बहुत सारी नई चीजें सिखा देता हूं। क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध ये होता क्या है? देखिए डेटा के आधार पे, प्रदत्तों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे शोध को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आंकड़े किस प्रकार के हैं उसके हिसाब से शोध को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला क्वांटिटेटिव रिसर्च, संख्यात्मक या सांख्यिकीय रिसर्च, और इसको परिमाणात्मक रिसर्च भी कहते हैं। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, अंग्रेजी में की शब्द है क्वांटिटेटिव, हिंदी में बड़े सारे शब्द हैं, तो हिंदी वालों को बेचारों को बहुत सारे शब्दों से जरा दोस्ती करनी पड़ती है। क्या करें, हिंदी भाषा भी तो रिच भाषा है ना, हिंदी अमीर भाषा है, अंग्रेजी गरीब भाषा है, इसकी वोकैबुलरी छोटी है तो शब्द कम होते हैं। तो इंग्लिश वाले कहते हैं बढ़िया गरीब भाषा है, कम पढ़ना पड़ता है, हमारे लिए तो अच्छा है, कम शब्द है। हिंदी वाले कहते हैं यार अमीर, इसकी अमीरी हमारे जी को जंजाल हो गई, एग्जामिनर इतने सारे शब्द यूज करता है, कभी तो कहता है परिमाणात्मक, कभी कहता है संख्यात्मक, कभी कहता है सांख्यिकीय, बड़े सारे शब्दों का यूज करता है। तो गुणात्मक शोध क्या है? गुणात्मक शोध वो है जिसमें आंकड़ों के गुण से संबंधित अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द क्वालिटी ऑफ डेटा। पहली चीज डेटा की क्वालिटी पढ़ते हैं हम। अब डेटा की क्वालिटी में क्या क्या आता है? डेटा की क्वालिटी में आता है आइडियाज, ओपिनियन, आइडियाज, ओपिनियन, फीलिंग्स, है ना। तो मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलता जा रहा हूं। आंकड़ों के गुणों का अध्ययन करते हैं। एक भाषा लिख दूंगा, एक भाषा बोल दूंगा, है ना। तो हिंदी वाले जो है वो हिंदी में सुन के लिख लें, इंग्लिश वाले देख के लिख लें। मैं दोनों भाषाओं का यूज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आंकड़ों के गुणों का अध्ययन करते हैं। गुण में क्या क्या आ गया? विचार, है ना, सुझाव, है, भावनाएं, है ना, परसेप्शन, नजरिया,
तो ये सब यानी आंकड़ों की संख्या से, डेटा के नंबर से मतलब नहीं है, डेटा की क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं। और जब क्वालिटी की बात करते हैं तो आप डेटा को गहराई में अध्ययन करते हैं, आपका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण है, इट इज पर्पसफुल, एक खास उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आप उसको डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल देता हूं। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल होता है बच्चों, इसको भी साथ साथ इस बहाने रिसर्च के नाम पता चलेंगे आपको। एक रिसर्च होती है एथनोग्राफी। शायद आप में से जो लोग रिसर्च पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये शब्द नया होगा। एथनोग्राफी हिंदी में कहते हैं निर्वंश विज्ञान। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल है, एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च एथनोग्राफी है। वैसे बहुत सारी है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी बहुत सारी होती है, फिनोमेनोलॉजी होती है, एथनोग्राफी होती है, बहुत सारी होती है। लेकिन उनमें से एक, ये क्यों मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। एथनोग्राफी एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें किसी ट्राइब, किसी जाति, किसी कबीले, किसी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। यू आर गोइंग टू स्टडी अ कल्चर, यू वांट टू स्टडी अ ट्राइब, कम्युनिटी। तो जब आप किसी कम्युनिटी, किसी कल्चर, किसी ट्राइब का अध्ययन करना चाहते हो, रिसर्चर जो है वो किसी के परिवेश को जानना चाहता है, वो उसके रहन सहन, खान पान, इन सबको अध्ययन करना चाहता है, तब ऐसी रिसर्च होती है। और ऐसी रिसर्च में इसे पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी कहते हैं, यानी प्रतिभागी रिसर्च है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद जा करके उनके बीच में रह करके उनका अध्ययन करता है, उनके बीच में रह करके उनको स्टडी करता है। आपको उसका एक जीवन का एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बढ़िया, आप सब जानते हैं। आपने आमिर खान की वो पिक्चर देखी होगी जिसमें वो गंजा होता है, क्या बोलते हैं, गजनी। हाँ, गजनी पिक्चर में आमिर खान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट बना था, है ना। तो आपको शायद पता नहीं है, उस एक्टर ने पिक्चर में सजीव रोल करने के लिए एक असाइलम में, एक पागल खाने में शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी पेशेंट के साथ एक ही कमरे में खुद पेशेंट बन के महीनों उसके साथ रहा, छुप के। इसलिए इसको डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब क्या है कि आप जब वास्तविकता की स्थिति में किसी के साथ रहकर उसका अवलोकन, उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, तो जो सच्चाई वाले आंकड़े आते हैं, तब आप जो सीखते हो वो, इसीलिए कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं आमिर खान की एक्टिंग नेचुरल है। अरे भाई, नेचुरल करने के लिए उसने बेचारे ने कितनी मेहनत करी उसके पीछे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एथनोग्राफी का एक एग्जांपल है। एथनोग्राफी में रिसर्चर खुद प्रतिभागी बन के, पार्टिसिपेंट बन के, और खुद उन लोगों के बीच रहता है, उनके जैसा बन के, छुप के, और फिर उनका अध्ययन करता है। तब जो आंकड़े आते हैं वो एक्चुअल आंकड़े आते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही आप करते। दूसरी बात, ये रिसर्च जो है ऐसी है कि जिसमें आपको वेरीफाइबिलिटी चाहिए, है ना, आंकड़ों की सत्यता भी चाहिए। तो ये सारे रिसर्च के चीजों को जानने के लिए क्वेश्चन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अब वो क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन क्या नॉन पर्पसिव होने चाहिए? उसने कहा कि इनमें से कौन सा मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान प्रश्न में प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो क्या निरुद्देश्य होना चाहिए? नहीं भाई, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो ये तो गलत है, उद्देश्यपूर्ण चाहिए हमको, है ना। क्या कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं आप? हाँ, कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं हम, तो ये तो सही है। अब सुनिए, आपको एक टेक्निक सिखाता हूं एग्जाम की। कई बार क्या होता है, यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शन होते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। अब हमको पता है कि ये तो गलत है, तो हमारा आंसर तो आ चुका। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आंसर आ चुका है। एग्जाम में ऐसा बहुत बार मिलेगा आपको कि आपको 5-6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको उसमें 1-2 स्टेटमेंट समझ नहीं आएंगी कि यार इसका समझ नहीं आ रहा है, ये क्या करना है, इसका ये राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन आपको ये पक्का पता है कि ये तो गलत है, ये तो गारंटी है। तो आप सीधा ऑप्शन पे जाना और देखना, जितने ऑप्शन में ए लिखा उसको तो रिजेक्ट करो।
जितने ऑप्शन में ए लिखा है उसको रिजेक्ट करो, तो आपका आंसर तो 90% केस में, 80% केस में आ जाएगा। ये एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत बढ़िया टेक्निक है, बड़ी काम आती है एग्जाम में। हालांकि यहां क्लासरूम में तो हम लोग आपको सारा एक एक समझाते हैं, एक एक ऑप्शन सिखाते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रिडिक्टिव, हाँ प्रिडिक्टिव होना चाहिए। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है पहले पूर्व कथनात्मक, यानी आपके दिमाग में पहले से पता है कि मैं शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी पेशेंट के साथ रह रहा हूं, तो मेरे को क्या क्या चीजें को झेलना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी मुझे, तो वो प्रिडिक्टिव तो है ही है। चौथा इवेल्युएटिव, इवेल्युएटिव का मतलब होता है मूल्यांकन करना। आप जो भी चीजें सीखते हो उसका मूल्यांकन तो करोगे ना, तो बिल्कुल सच बात है, ये मूल्यांकन भी करते हैं। और पांचवा है डिस्क्रिप्टिव, वर्णन करना। वर्णन रिसर्च में करते हैं हम, इसलिए वर्णनात्मक क्वेश्चन होने चाहिए। तो दोस्तों बी सी डी ई इसका आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी ई ये आ गया। तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के क्वेश्चंस। आया समझ में कुछ? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट जरूर करिए, मैसेजेस जरूर डालिए, जो चीज़ों में और नई चीज़ें सीखने की हैं मन में तो वो लिखिए। और कोई टॉपिक्स आपको, ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको बहुत कठिन लगते हो यूजीसी नेट पेपर 1 में, वो टॉपिक के नाम डालिए, हम ज़रूर उस टॉपिक पे क्लास बना के देंगे आपको। तो आपको जो जो चीज़ों की समस्या आती है, ये आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पेपर 1 में 80% लाने हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच चालू हो चुका है हमारा, पेपर 1 का लाइव बैच है, वो रोज़ क्लास होती है उसमें। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स में हैं, आप उसको वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और बैच ज्वाइन कर लीजिए। और ये यूट्यूब की क्लासेस का फ़ायदा उठाइए रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर एक रिसर्च का क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट्स की सत्यता के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर बात की है। टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज। अब देखिए यहां एक बात यह कह रहा है, प्रतिदर्श के आकार के निर्धारण में समय और लागत प्रासंगिक नहीं है। मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा दिया आपको। प्रतिदर्श क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसके लिए आप सैंपलिंग करते हो पहले, कि भाई कैसा डेटा कलेक्ट करूंगा मैं, डेटा का साइज क्या होगा, डेटा की क्वालिटी या क्वांटिटी, कौन सा डेटा है, और डेटा जो कलेक्ट करेंगे हम उसका सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी। सैम्पलिंग टेक्निक भी 3 तरह की होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग। ये आप पढ़ेंगे आगे मेरे से, आप इसका पूरा डिटेल में, पूरा चैप्टर है ये। संभाव्य निदर्शन पद्धति, असंभाव्य निदर्शन पद्धति और मिश्रित पद्धति। अब प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी कैसा सैम्पलिंग है ये भी डिसाइड होता है डेटा के हिसाब से। तो इसके लिए आपकी कंसिडरेशन क्या होती है, क्या टाइम कंसिडरेशन नहीं होती, क्या पैसा कंसिडरेशन नहीं होती, होती है। आप डेटा जो कलेक्ट करोगे पहले आप सोचने लग जाओ मैं तो 1000 डेटा कलेक्ट करूंगा। अरे भाई 1000 डेटा का टाइम है क्या आपके पास, या उतना पैसा इंडिविजुअल रिसर्चर के हिसाब से आप कर सकते हो क्या। तो ये एक कंसिडरेशन है, समय और धन। सैंपल कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए एक कंसिडरेशन है। और ये बोलता है रेलिवेंट नहीं है, नहीं प्रासंगिक है भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तभी तो रिसर्च में बहुत सारा पैसा लगता है। क्यों लगता है रिसर्च में पैसा ज्यादा क्यों लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि रिसर्च में आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए बार बार कहीं जगह जाना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है, उसमें समय लगता है, इसलिए रिसर्च के लिए अनुदान चाहिए होता है। तो पैसा और समय दोनों बहुत जरूरी है, बहुत प्रासंगिक है। दूसरा है यूनिट नॉन रिस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैंपल एरर। अब इसको जानने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा ये क्या भला है, यूनिट नॉन रिस्पॉन्स, और ये क्या भला है आइटम नॉन रिस्पॉन्स, और सैंपलिंग एरर क्या होता है। अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, सैंपलिंग एरर क्या होता है। निदर्शन त्रुटि, देखिए एक होता है सैंपलिंग एरर, एक होता है नॉन सैंपलिंग एरर जिसको मेजरमेंट एरर कहते हैं। ये तो स्टैटिस्टिक्स में आप पूरा पढ़ोगे मेरे से, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक मेन चीज बता दूं कि सैंपलिंग एरर का मतलब क्या है, निदर्शन त्रुटि का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स में त्रुटि या एरर का मतलब गलती नहीं होता, इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड मेजर्ड। आपने जो सोचा था और जो निकला उसके बीच का अंतर त्रुटि है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ लोगों का अध्ययन कर रहा हूं और मैं ये मान रहा हूं कि मान लीजिए एक रिसर्च कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता जाता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में आक्रामकता
एरोगेंस आता जाता है। अब मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, मैंने 100 लोगों का रिसर्च किया। अब रिसर्च शुरू करने से पहले एक हाइपोथेसिस बनानी होती है। मैंने एक हाइपोथेसिस बना दी कि जैसे जैसे पैसा आता है आदमी के पास, वैसे वैसे उसकी आक्रामकता, उसके व्यवहार में एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। अब मैंने रिसर्च करी तो मेरी सोच क्या है कि पैसे का आक्रामकता से संबंध है, और मेरी सोच मेरा एस्टिमेशन है। और जब मैंने मेजरमेंट करी, जब मैंने कैलकुलेट किया, या जब मैंने लोगों से बात करी, तब मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादातर पैसा जिसके पास आया उसका व्यवहार विनम्रशील हो गया। तो मेरी सोच, मेरा एस्टिमेशन और जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसमें परिवर्तन है, उसमें अंतर है। तब इसे सैंपलिंग एरर कहते हैं, तब ये एरर है। अब एरर क्या है मैंने समझा दिया। अब सैंपलिंग एरर क्या है वो सुनो। सैंपलिंग एरर का मतलब होता है आपके सैंपल में एरर आए, आपके सैंपल के चुनाव में, सैंपलिंग के साइज में, सैंपलिंग के दौरान, डेटा कलेक्शन के दौरान। वो कैसे एरर होते हैं? वो एक तो होता है यूनिट नॉन रिस्पॉन्स। यूनिट नॉन रिस्पॉन्स का मतलब होता है, जैसे मैंने जब सैंपलिंग इकट्ठी करी, जब सैंपलिंग करी, तो मैंने यह तय किया कि मैं इतने लोगों का इंटरव्यू लूंगा, और मैंने उसके लिए कुछ क्लस्टर्स इकट्ठे किए, कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए, और उस पे मैंने काम करना शुरू किया। अब पता चला कि एक फैमिली के पास मैं गया इंटरव्यू लेने, और उसने इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया। तो ये यूनिट नॉन रिस्पॉन्स है। यूनिट मतलब जिस यूनिट से, जिस इकाई से मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं, वो यूनिट का ही रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब वो पूरी की पूरी यूनिट इंटरव्यू देने से ही मना कर दिया उसने, बोले हम इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करेंगे आपसे। इसको कहते हैं यूनिट नॉन रिस्पॉन्स। और एक होता है आइटम नॉन रिस्पॉन्स। आइटम नॉन रिस्पॉन्स में इंटरव्यू देने से तो उन्होंने हां कर दी, यानी यूनिट तो मेरा चालू हो गया। मैं गया, उनका इंटरव्यू लेने लगा, और इंटरव्यू में मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार करके ले गया। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर उन्होंने नहीं दिए, बोले इस क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, या ये क्वेश्चन सही नहीं है, या उन्होंने गलत जवाब दे दिया। तो उसको कहते हैं आइटम नॉन रिस्पॉन्स। तो ये दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, और दोनों ही सैंपलिंग एरर का हिस्सा है। यूनिट नॉन रिस्पॉन्स है वो भी सैंपलिंग एरर है, और आइटम नॉन रिस्पॉन्स है वो भी सैंपलिंग एरर है। सैंपलिंग के वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जब सैंपलिंग करोगे, जब डेटा कलेक्ट करोगे, तो कौन सा डेटा कलेक्ट होना चाहिए, वो सही डेटा होना चाहिए, उसके चुनाव में गलती नहीं होनी चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ द डेटा, द सिलेक्शन ऑफ द काइंड्स ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ डेटा, और फिर उस डेटा के कलेक्शन में आप टूल्स क्या यूज कर रहे हो, वो टूल्स का सिलेक्शन अगर गलत होगा तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। आइटम रिस्पॉन्स या यूनिट रिस्पॉन्स दोनों में एरर आएगा। तो इसको कहते हैं आइटम रिस्पॉन्स और यूनिट रिस्पॉन्स। तो उसने कहा, क्वेश्चन कहता है कि, मैं इसका हिंदी में दिखा देता हूं, प्रतिचयन त्रुटि के निर्धारण में इकाई अनुसार और वस्तु अनुत्तर का महत्व नहीं है। इकाई अनुसार, इकाई अनुत्तर और वस्तु अनुत्तर। इकाई मतलब पूरा का पूरा इंटरव्यू मना कर दिया उसने, और एक वस्तु अनुत्तर मतलब इंटरव्यू में तो मना नहीं किया, लेकिन इंटरव्यू में से क्वेश्चन आंसर देने के लिए मना कर दिया। तो ये दोनों ही का महत्व नहीं है, इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। तो दूसरा कथन गलत है। तो पहला भी गलत है, टाइम एंड कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है कह रहा है, रेलिवेंट है। और दूसरा कह रहा है यूनिट रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स और आइटम नॉन रिस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैंपल एरर। नहीं, मैटर करते हैं। तो दोनों ही गलत हैं, बोथ आर फॉल्स। आंसर नंबर बी, दोनों ही गलत हैं दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ गया आपके, और आशा करता हूं आपने जो मैंने इसके हर क्वेश्चन में जो नोट्स लिखा रहा हूं उसको उतारते जा रहे हो, फायदा उठाते जा रहे हो मेरी क्लास का। In the science of studying the feedback systems in humans, animals and machines is described as, सुनिए, एक विज्ञान की एक ब्रांच होती है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स में साइबरनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रांतिकी। ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें इंसान का और मशीन का कनेक्शन स्टडी किया जाता है। इंसान में एनिमल्स भी आ गए, एनिमल्स, ह्यूमंस, मशीन्स, उनका आपस में जो कनेक्शन है, जो उनका आपस में जो इंटरैक्शन का जो सिस्टम है,
उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उस साइंस को साइबरनेटिक्स या संतरंत्रिकी कहते हैं। तो उसने कहा साइंस ऑफ स्टडिंग द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन्स इज डिस्क्राइब्ड एज, वो कहलाती है साइबरनेटिक्स। ये बड़ा काम की चीज हो गई। अब आप ये जो एआई की बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल जो है ये जबरदस्त हमारे दुनिया को हमें पूरा एक घेरने वाली है। आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पूरे दुनिया में छा जाएगी, हमारी जिंदगी में छा जाएगी। साइबरनेटिक्स जो है उसका और बड़ा रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये मशीन का और आदमी का इंटरेक्शन, मशीन का और आदमी का आपस में फीडबैक सिस्टम्स, इंटरैक्शंस, उनका तालमेल, उनके आपस के कोऑर्डिनेशन, ये सब साइबरनेटिक्स का हिस्सा है। अब फीडबैक साइंस तो एक बहुत अलग शब्द हो गया, ये तो कहीं भी फीडबैक वर्ड यूज कर सकते हैं, इसलिए ये तो गलत है। मैं बाकी ऑप्शन भी समझा रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन में समझाऊंगा, इस बहाने आपको कुछ और सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन करने का सिर्फ मकसद ये नहीं कि आंसर देना, आंसर तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो, गूगल पे ढेर पड़ा क्वेश्चन, कोई कमी थोड़ी है। तो फिर अनिल सर की क्लास लेने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि अनिल सर की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर नहीं मिलेगा, वो बाकी के ऑप्शंस क्या हैं वो समझने हैं, नोट्स मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, वो चीजें सीखो आप। एक्सपीरियंस स्टडी जो है वो एक जनरल वर्ड है जिसमें आप कोई भी स्टडी करते हो और इससे एक्सपीरियंस लेते हो, तो इसे इस शब्द का मतलब है एम्पिरिसिज्म। मैं सबके शब्द के एक आपको टेक्निकल वर्ड भी लिखवाऊंगा। एक्सपीरियंस स्टडी को कहते हैं एम्पिरिसिज्म, अनुभव जन्य विज्ञान। फीडबैक साइंस तो किसी भी चीज के फीडबैक के ऊपर होती है। और मैसेज हर्मेन्यूटिक्स, देखिए हर्मेन्यूटिक्स जो शब्द है ना, पहले तो इसको समझना है। हर्मेन्यूटिक्स वर्ड का मतलब क्या है? मेरी पिछली क्लास में भी इस पर मैंने चर्चा की थी, अगर आपने पिछली क्लास देखी हो मेरी तो इसी का पार्ट 1। हर्मेन्यूटिक्स जो शब्द है, ये शब्द वैसे ये शब्द जब स्टार्ट हुआ था तो बाइबल की स्टडी के लिए हुआ था, कि बाइबल के अध्ययन और बाइबल में क्या आपने पढ़ करके समझा, तो उसकी जो मीमांसा है, हिंदी में कहते हैं मीमांसा, इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो बाइबल की स्टडी का जो अध्ययन है, उसका जो अर्थ आपने समझा, उसको हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। पर ये सिर्फ बाइबल पे रिलेटेड सिर्फ रुका हुआ नहीं है, बाइबल के अलावा सारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो हैं, जितने भी आपके शास्त्र हैं, उन सब की स्टडी करना, उनका अर्थ समझना, ये हर्मेन्यूटिक्स विज्ञान के अंदर आता है। हर्मेन्यूटिक्स वो विज्ञान है, वो साइंस है जो इस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, बाइबल और इन सब की स्टडी करता है। तो इसका इससे तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो अब इस बहाने तीनों चीज आपको बता दी। चले आगे क्वेश्चन अगले। आशा करता हूं नोट्स और पेन रेडी होगा और चल रहा होगा। डी सॉश्योर, इसका पूरा नाम था फर्डिनेंड डी सॉश्योर। नाम नोट करो, फर्डिनेंड डी सॉश्योर। भाई बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था फर्डिनेंड डी सॉश्योर, और इस आदमी का जो है जो जिक्र आता है, जो नाम फेमस है, वो क्यों है? इसने साइन लैंग्वेज इन्वेंट की थी, सांकेतिक भाषा, भाषा में संकेत का काम। इसने सांकेतिक भाषा इजाद की थी। मतलब सांकेतिक भाषा का मतलब भाषा के अंदर भाषा को बोलने के सांकेतिक रूप, उनके स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में इसने बात की थी। तो उसके लिए मशहूर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका नेट में, ये नेट का ही क्वेश्चन है, सारे नेट के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, और ये एक बार नहीं 2 बार आ चुका। फर्डिनेंड डी सॉश्योर अलग अलग घुमा फिरा के पूछते हैं। कई बार तो एक बार ये पूछ लिया था कि साइन लैंग्वेज को किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपाउंडेड साइन लैंग्वेज, या स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस इन लैंग्वेज, तो फर्डिनेंड डी सॉश्योर। हिंदी में ससुरा बन गया, डी ससुरा, डी सश्योर ये बड़ा मुश्किल है, क्या करें, ये फ्रेंच नाम है, फ्रेंच आदमी। फर्डिनेंड डी सश्योर जो है उसको हिंदी में कैसे बनाएं, तो गलती से सश्योर बन जाता है। सश्योर नहीं है ये, ससुर नहीं है ये, सश्योर है। भाषा को इस रूप में चिन्हित किया, क्या टेक्निकल कोड में किया था, क्या प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, टेक्निकल कोड नहीं किया भाई, साइंस में किया है। संकेतों का आधिक्य, प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस में किया है, संकेत में किया है, वर्बलिज्म नहीं, मैक्रो जनरलाइजेशन नहीं, मैक्रो जनरलाइजर नहीं, साइंस।
मैं चारों बता दूं। टेक्निकल कोड क्या होता है? टेक्निकल कोड होता है भाषा का टेक्निकल रूप, जैसे इंजीनियरिंग की भाषा, मेडिकल की भाषा, वो टेक्निकल कोड है ना। वर्बलिज्म क्या है? वर्बलिज्म मतलब वर्बल लैंग्वेज, जो आप शब्दों से कोई चीज को बोलते हैं उसे वर्बल कहते हैं। और वर्बलिज्म जो है वो लिंग्विस्टिक में आता है। जितने भी लिंग्विस्टिक हैं वो वर्बलिज्म में आते हैं। लिंग्विस्टिक वर्ड यूज करो इसके लिए। लिंग्विस्टिक आपके कम्युनिकेशन चैप्टर का हिस्सा है, ये कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का हिस्सा है। और कम्युनिकेशन में बड़े काम की चीज है। कम्युनिकेशन में इस पे, इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं हर बार। लिंग्विस्टिक क्या है, पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, ये सब चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं। इन सब पे पूरा हमारी नोट्स हैं पूरी क्लास में, तो मैं ये कॉपी के कॉपी भर देता हूँ नोट्स की जम के। तो ये दोस्तों फर्डिनेंड डी सोस्योर के बारे में बात करी हमने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, लोक सेवा संचार। लोक सेवा संचार किसे कहते हैं? ये आपके सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, पब्लिक स्पीचेस होती हैं, ये सब लोक सेवा संचार है। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन ये मतलब है। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। ये कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन चल रहे सारे। मैं आपके लिए बड़े मिक्स क्वेश्चन लाया हूं पिछले सालों के पेपर्स के। ये 2022 के पेपर के क्वेश्चन हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। मैं साथ के साथ आपको बताता भी जाऊंगा। ये दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने मैं हाजिर करके लाया हूं। इसमें रिसर्च के क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, टीचिंग के क्वेश्चन, ये सारे सब्जेक्ट के पेपर 1 के क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। और ये कड़ी चलती रहेगी, इस कड़ी का लाभ उठाएं। ये हर रोज की इस क्लास में आपको हर रोज ज्ञान मिलेगा और आपको क्वेश्चंस के बहाने बातों ही बातों में आपको खूब चीजें सिखाऊंगा। वो कहते हैं ना, बातों ही बातों में प्यार हो गया, तो आपका सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा, आपको पता भी चलेगा। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन यानी लोक सेवा संचार, और ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जनसंचार का हिस्सा है। अब लोक सेवा संचार में वो पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्या पर्सनल बायस होना चाहिए? पर्सनल बायस मतलब निजी पूर्वाग्रह। निजी पूर्वाग्रह का मतलब होता है क्या आप जो सोचते हो, जो आपकी सोच है, आपका ओपिनियन है, वो होना चाहिए क्या? कभी नहीं। निजी पूर्वाग्रह या पर्सनल बायस कभी नहीं होना चाहिए। जब आप पब्लिक से बात कर रहे हो, जब आप सबके बारे में बात कर रहे हो, तो आप एक लीडर हो, और लीडर का काम होता है सबको साथ लेके चलना, खुद की सोच को थोपना नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये तो गलत हो गया। अब आप लोगों को मेरी वो बात याद आई होगी, चलो सर 2 रिजेक्ट करें, कितने रिजेक्ट हुए? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, 2 रिजेक्ट हो गए। ये है बात, एलिमिनेशन। चलो ये तो आप देखना, मैं तो बाकी करा दूं सारा। आइडियोलॉजिकल स्लैंट, देखिए आइडियोलॉजिकल स्लैंट का मतलब क्या है? आइडियोलॉजी में हिंदी में भी साथ साथ दिखाता जाता हूं आपको। आइडियोलॉजिकल स्लैंट का मतलब है विचारधारा परक झुकाव, यानी ये उसी शब्द का एक और हिस्सा हो गया। आइडियोलॉजिकल स्लैंट मतलब मेरी जो विचार है, मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं उस तरफ झुका हुआ हूं। तो मैं मेरी आइडियोलॉजी का झुकाव अगर पब्लिक को दिखाऊंगा तो वो तो मेरे विचार हो गए, फिर मैं पब्लिक को साथ लेके कैसे चलूंगा? इसलिए दोस्तों ये भी एक पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए। लोक सेवा संचार में आपके विचार का कोई महत्व नहीं है, पब्लिक के विचार महत्वपूर्ण है। व्हाट द पब्लिक थिंक्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट योर आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब सार गर्भित होना। आपको जो भी चीजें आप बात कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, सब चीजें उसमें शामिल हो, सार गर्भित हो। 100% सही है। सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स, है ना, ओपिनियन और फैक्ट्स ये सेपरेट होने चाहिए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास का समय होने को आ गया। बस फटाफट एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास का पटाक्षेप करेंगे, पर्दा गिराएंगे। लेकिन सिर्फ आज की क्लास का पर्दा गिरेगा, इस कड़ी का पर्दा नहीं गिरेगा। ये कड़ी वापस कल आपके सामने हाजिर हो जाएगी पार्ट 3 के नाम से। दोस्तों मैं बता रहा हूं, मौका अच्छा है, फायदा उठा लो। डेली अनिल सर की ये जो क्लास चल रही है, इसमें अपना ज्ञान, नोट्स मजबूत कर लो। सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स, देखिए एक होता है ओपिनियन, एक होता है फैक्ट। ओपिनियन मतलब मेरे विचार, और फैक्ट मतलब तथ्य। ये दोनों अलग अलग रखने चाहिए कि भैया ये तथ्य है, मैं ऐसा सोचता हूं लेकिन तथ्य ये।
तो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में जब आप लोक संचार करते हो तो आपको सबको अलग अलग रखना चाहिए। तो दोस्तों सी, डी और ई इसका उत्तर है। लीजिए आपके सामने खेल खत्म हो गया, सी डी आंसर आ गया। और इसी का हिंदी, लोक सेवा संचार में कौन से मापदंड होने चाहिए? निजी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, विचारधारा परक झुकाव नहीं होने चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, मत और तथ्यों का पृथक्करण होना चाहिए। तो आंसर है सी डी ई। ठीक, बढ़े आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। According to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered hot media. अब आज एक नया टॉपिक सीखो, कम्युनिकेशन का एक नया टॉपिक, हॉट मीडिया, कूल मीडिया। ये क्या बोला है? हॉट मीडिया और कूल मीडिया। दोस्तों हॉट मीडिया वो होता है जो लोगों की भावनाओं को जगा दे, और कूल मीडिया वो होता है जिसमें भावनाओं को जगाने में समय लगता है, लोग एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो हॉट मीडिया और कूल मीडिया दो अलग अलग चीजें। और हॉट मीडिया कौन कौन सा है? ये कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है। हॉट मीडिया में आता है दोस्तों रेडियो, ये हॉट मीडिया है। और हॉट मीडिया में आता है सिनेमा, मूवीज, ये भी हॉट मीडिया है। सोशल मीडिया आजकल तो लेटेस्ट हॉट मीडिया आजकल का। हालांकि सोशल मीडिया में सारा सोशल मीडिया हॉट मीडिया नहीं होता, कुछ सोशल मीडिया हॉट मीडिया है। तो कूल मीडिया क्या है? अच्छा, प्रिंट भी इसी में आता है, प्रिंट भी हॉट मीडिया है। प्रिंट मतलब ये आपका न्यूज़पेपर हॉट मीडिया है। प्रिंट, रेडियो, सिनेमा, सोशल मीडिया, ये सब हॉट मीडिया है। तो कूल मीडिया क्या है? कूल मीडिया है स्पीच, टीवी, टीवी कूल मीडिया है, स्पीच कूल मीडिया है, कार्टून्स कूल मीडिया है ना, ये सब कूल मीडिया है। और कुछ सोशल मीडिया का, कुछ सोशल मीडिया की कुछ चीजें कूल मीडिया। तो ये है हॉट मीडिया और कूल मीडिया। अब इसमें से कौन हॉट मीडिया, कौन कूल मीडिया है, जरा पहचानिएगा। टेलीविजन मैंने बताया था कूल मीडिया है, अभी अभी बताया। रेडियो हॉट मीडिया है, सिनेमा हॉट मीडिया है, प्रिंट हॉट मीडिया है, टेलीफोन कूल मीडिया है। इसमें टेलीफोन लिख लो, टेलीफोन भी कूल मीडिया है। तो आपका आंसर आ गया सी डी ई, ये रहा आंसर। टेलीफोन, टेलीविजन दोनों कूल मीडिया है, रेडियो, सिनेमा, प्रिंट तीनों हॉट मीडिया है, क्योंकि ये पब्लिक की भावनाओं को तुरंत उत्तेजित कर देते हैं, तुरंत पब्लिक को वो चेंज कर देते हैं विचारधाराएं, इसलिए इसको हॉट मीडिया कहते हैं। मार्शल मैकलुहन ने ये बताया, और उसके जैसे और विशेषज्ञों ने बात बताई कि हॉट मीडिया किसको बोला। तो रेडियो, सिनेमा और मुद्रण, ये तीनों हॉट मीडिया है, और ये कूल मीडिया है। ये आप मेरे से पढ़ेंगे क्लास में, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में ये सारा पढ़ाऊंगा आपको। रेगुलर चल रहा है क्लास में, ये हम लोग सब मेरी नोट्स में से ये क्वेश्चन सारे। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, ईश्वर की मेरे पर बहुत मेहरबानी है कि पिछले 15 साल से जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, मेरी नोट्स में से क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे कहते हैं सर गुरुजी आपने जो क्लास में पढ़ा एज इट इज क्वेश्चन आ गया क्लास में, एग्जाम में सीधा टिक कर दिया। तो ये फायदा होता है। तो दोस्तों आज 10 क्वेश्चन हमने किए, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, लेकिन ये कड़ी नहीं रुकेगी और कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।